नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही है, तो 1857 की क्रांति को लेकर उससे जुड़े कुछ अहम पहलुओं को लेकर। तो देखिएगा, जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियोस की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कहीं कंफ्यूज क्रिएट होता है, देखिए गए विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। आप जानते हैं कि बहुत सारी जानकारी होती है, कई बार कुछ बातें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी डेट को लेकर के कई बार इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि कहीं आपको कंफ्यूज है तो आप लोग बेझिझक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए अमूल्य हैं और साथ ही स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट देते हैं। और अगर आपके पास किसी के पास ऐसी कोई ट्रिक्स है जो आप स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बिना किसी माइंड के आप अपने ट्रिक्स भेज सकते हैं। अगर आपका मैटर बहुत अच्छा है तो हम लोग हमारे जीडीपीएल यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट थी, क्यों हुई, और हमारी एग्जाम की दृष्टि से किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं जो हमें सफलता दिला सकते हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति को लेकर। देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजों के लगातार चलते अत्याचार को लेकर के किसान भी उनसे असंतुष्ट थे तो सैनिक भी उनसे असंतुष्ट थे। तो देखिएगा, ऐसे मौके पर जब जनता हर तरफ से असंतुष्ट होने लगे तो कहीं ना कहीं क्रांति का रूप जरूर लेती है, और ऐसा ही हुआ 1857 की क्रांति में। एक तरफ सैनिक भी असंतुष्ट थे तो किसान भी। सैनिकों ने अपने तरीके से विद्रोह शुरू करना किया और किसानों ने अपने तरीके से विद्रोह शुरू करना शुरू किया, और इसने एक बड़ा रूप ले लिया जो 1857 की क्रांति में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले कि 1857 की क्रांति कैसी, कौन सी वजह थी जो कहने का मतलब इसकी नींव रखी, और या यूं कहें कि जिसकी बदौलत ये 1857 की क्रांति आगे बढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वेलोह विद्रोह के बारे में। जो वेलोह विद्रोह जो है ये 1806 में हुआ था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखिएगा, भारतीय जो सैनिक थे, कौन थे, भारतीय जो सैनिक थे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था, राइट। और किसके खिलाफ, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो 1806 पहली घटना। एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। फिर बैरकपुर की घटना की बात करें तो बैरकपुर की घटना जो 1824 में हुई थी। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है रेजिमेंट को लेकर, तो ये थी 47वीं रेजिमेंट। कौन सी थी, 47वीं रेजिमेंट थी, राइट। 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र पार बर्मा से सेवा देने से मना कर दिया था। कहां पर सेवा देने से मना कर दिया था, बर्मा से, क्योंकि ये कहा था समुद्र पार, तो समुद्र पार सैनिकों ने सेवा देने से इनकार कर दिया था। ये ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में बटालियन को लेकर के भी, तो हमें किसी भी बात को मिस नहीं करना है गाइस, इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आती है हमारी सन 1849। 1849 की बात करें तो इसमें 7वीं बंगाल कैवेलरी, कौन सी, एक तो 7वीं थी, यानी कि 7वां जो बंगाल कैवेलरी थी वो 64वीं रेजिमेंट, और उसके साथ साथ में 22वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया। कौन सी, तो 7वीं बंगाल कैवेलरी, 64वीं, और इसके अलावा बात करें तो 22वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया। टू बी क्लियर। अब बात करते हैं अगली घटना, तो 1850। कौन सी, 1850। इसमें 66वीं, कौन सी, 66वीं कौन सी थी, एनआई। और उसके बाद में बात करें तो 1852 में, कब, 1850 और फिर 1852 में कौन सी, एन 38वीं एनआई के द्वारा विद्रोह हुआ। टू बी क्लियर। ये बातें हमें क्लियर याद रखनी है, 60वीं, 38वीं, क्योंकि इस तरह के डीप क्वेश्चंस याद रखेंगे तभी हम अच्छे से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। और इन सब ने किसका रूप ले लिया, आखिरकार 1857 की क्रांति के विद्रोह का रूप ले लिया। अब बात करते हैं कि विद्रोह की और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे अलग अलग बात करें, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, कई बार उसके बारे में तात्कालिक कारण, इस तरह के सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन बटालियंस को, डेट्स को लेकर के, ठीक है। इनके अलावा भी फिर अपन लोग इसी में डिस्कस करेंगे कौन सी जगह का किसने नेतृत्व का, कहां पर किस तरह से प्रारंभ हुई। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई पहले वेलोह विद्रोह 1806, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ। बैरकपुर 1824, 47वीं जो रेजिमेंट थे उसने समुद्र पार बर्मा में युद्ध करने से इनकार कर दिया।
फिर 1849 में 7वीं 64वीं और 22वें ने, 1850 में 60वीं एनआई ने और 1852 में 38वीं एनआई ने। और फिर ये इसकी नींव किसमें पड़ी? 1857 की क्रांति के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। देखिएगा, अगर 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की बात करें तो इसका जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो चर्बी युक्त, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहना था। अर्थात जो कारतूस दिए गए थे वो कैसे थे? चर्बी युक्त थे। और ऐसी कंडीशन में सैनिकों में असंतोष फैल गया और उसकी वजह से इस क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। तात्कालिक कारण की बात करें तो किसके? तात्कालिक कारण। यह सवाल पूछा जा चुका है बहुत बार कि सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना के लिए कहना, वो बात क्या थी? इसका तात्कालिक कारण था। अब कई बार यह भी पूछा जाता है उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पॉर्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पॉर्मस्टन। टू बी क्लियर। अब ये तो था इसका तात्कालिक कारण, मगर इस तात्कालिक कारण के अलावा बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से इसको आयाम देना बहुत जरूरी हो गया था। तो अगर बात करें इसके, मान लो राजनीतिक कारण की बात ले लेते हैं। अगर इसके राजनैतिक कारण की बात करूं मैं, तो राजनैतिक जो कारण है, देखिएगा कोई भी बड़ी घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो तात्कालिक कारण इसको लेकर के काफी सवाल आ चुका है। अब राजनीतिक कारण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बात थी वो एक तो वेलेजली की सहायक संधि। किसकी? वेलेजली की। वेलेजली की सहायक संधि। देखिएगा ये सवाल कई बार इसको लेकर के भी आ जाता है, सहायक संधि को लेकर के। सहायक संधि जो थी इसको प्रारंभ किसने किया? तो इसको किसने किया? वेलेजली ने। और राजनीतिक कारण में बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या था? वेलेजली की सहायक संधि को लेकर के था। कौन सा था? वेलेजली की सहायक संधि को लेकर। और दूसरा था वो था डलहौजी जो था। किसको लेकर के? डलहौजी था, उसकी नीतियों को लेकर के था। दूसरे कारण की बात करते हैं तो देखिएगा डलहौजी। और डलहौजी की कौन सी नीति थी? जैसे वेलेजली की क्या थी? जो सहायक संधि की थी, वैसे डलहौजी की क्या? व्यापगत। कौन सी थी? व्यापगत नीति। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे राजनीतिक, जिसकी वजह से क्या हुआ? इस युद्ध की नींव पड़ी। तो दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। दो छोटे से दिखाई दे रहे हैं मगर बड़े कारण। देखो इनको विस्तार से देखते हैं हम लोग। देखेगा ये वाली जो नीति थी, व्यापगत नीति, इसको राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो डलहौजी ने क्या नियम लागू कर दिया कि इसको इस तरह से कर दिया कि जिस रियासत के राजा की कोई संतान नहीं होती थी, उस राज्य को राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस तरह की इसने नीति अपना ली। अब क्या हुआ? राजाओं का साम्राज्य, तो जहां वो अपने किसी को मान लीजिएगा गोद लेना, राजा की विधवा रानी को पुत्र गोद लेकर उसे राज्य में सौंपने का अधिकार जो था वो छीन लिया, तो डेफिनेटली कि राजा तो इसके खिलाफ होंगे। और ऐसा डलहौजी ने 1848 में 17 को कौन सी नीति के तहत? व्यापगत नीति अर्थात राज्य हड़प नीति के तहत 17 को 1848 में मिला लिया। 1849 में जेतपुर समलबर को, 1850 में बगाट को, 1852 में उदयपुर को और 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को। कहने का मतलब डलहौजी ने अपनी नीति अपनाई कौन सी? कि अगर राजा के संतान नहीं है तो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की। तो इसे राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। और इस नीति से सब राजा तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो साम्राज्य ही जा रहा है, उनके अधिकार छीन लिया गया कि किसी को उत्तराधिकार इत्यादि लेकर के उसको साम्राज्य सौंपे। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने 17 को 1848, 1849 में जेतपुर समलपुर, 1850 में बगाट, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, इनको मिला लिया। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया? जो अवध था, अवध साम्राज्य पर कुशासन का आरोप लगा करके, किसका आरोप लगा दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया कि वहां का शासन सही नहीं चल रहा, और कुशासन का आरोप लगाकर इसको भी हड़प लिया। ठीक है। इसके बाद उन्होंने नाना साहब की जो पेंशन थी, किसकी? नाना साहब, उसकी पेंशन को भी बंद कर दिया। नाना साहब की जो पेंशन थी उसको भी बंद कर दिया। अब एक के बाद ऐसी नीतियां चल रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता तो खिलाफ जाएगी ना। अगर हम लोग प्रशासनिक बात करें तो प्रशासनिक की बात करें तो भारतीयों को उच्च पदों पर वंचित कर दिया गया। इस वजह से भी लोग जो थे वो नाराज थे।
फिर बात करें सामाजिक अधिनियम की, तो सामाजिक व धार्मिक की बात करें तो जो सामाजिक अपने रीति रिवाज थे जो थे हिंदुस्तान के, उनका इन्होंने विरोध किया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जैसे 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ईसाइयों को यानी कि अंग्रेजों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। और यह हद तो तब पार हो गई जब 1850 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 21, कौन सा, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 21 आया, और उसके तहत ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों की को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। तो जनता में इस बात का हो चुका कि यहां तो ये सिर्फ अपने अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। इन बातों को लेकर के असंतोष फैलना स्वाभाविक था। अब आगे बात करते हैं कि और भी क्या कारण थे जिसकी वजह से क्रांति देखिएगा। अब बात करते हैं सैनिकों की। बात थी कि सैनिक सबसे ज्यादा नाराज क्या थे। एक तो देखिएगा, एक तो 1854 जो था उसमें डाकघर अधिनियम पारित हुआ। 1854 के डाकघर अधिनियम की वजह से सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि सैनिक नाराज होंगे क्योंकि उनका जो सुविधा दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया। फिर क्या था, एक नया नियम लागू हुआ, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत जो भी नए रंगरूट थे उनको यह अनिवार्य कर दिया गया कि वो समुद्र पार यानी कि समुद्र पार क्या करेंगे, उनकी सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो दो बातें हो गई, एक तो ये समाप्त कर दिया गया, कौन सा, उनकी डाक सुविधा 1854 के डाकघर अधिनियम के तहत, और एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत जितने भी नए रंगरूट थे उनको अनिवार्य कर दिया कि वे समुद्र पार सेवा अनिवार्य कर दी गई उनके लिए। तो इन दोनों बातों से सैनिकों में असंतोष की भावना फैल गई। और इससे भी बड़ा काम क्या हुआ, देखो, पहले ब्राउन बेस राइफल यूज में काम में ली जाती थी, किंतु अब इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल, कौन सी, एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। और इसमें जो कारतूस लगते थे उन कारतूस को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, और जो कारतूस थे ना उस पर क्या लगी हुई थी, गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, गाय और सुअर की चर्बी लगी थी तो हिंदू मुसलमानों में असंतोष की भावना झलक गई क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने 1857 की क्रांति के रूपरेखा तैयार कर दी। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 34वीं एनआई रेजिमेंट, 34वीं एनआई रेजिमेंट का एक सिपाही था, कौन, मंगल पांडे। कौन, मंगल पांडे। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इसका प्रयोग नहीं करेगा, और 29 मार्च 1857 को उसने ऐसा किया। कब किया, 29 मार्च 1857 को पहली बार 34वीं एनआई रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस लगी हुई, जो चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हॉन्स की हत्या कर दी। अब देखिएगा, इनकी हत्या कर दी। अब क्रांति का तो सूत्रपात हो गया ना, तो इस वजह से इस क्रांति की रूपरेखा तैयार हुई। दोस्तों, अगला जो वीडियो है उसमें ये क्रांति कहां कहां हुई, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, और क्रांति ने कहा किसने इस क्रांति को क्या कहा है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अपने अमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसी 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बच गए उनको लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।